ये पता है। और अवोगाद्रोस कांस्टेंट, ये वैल्यूज अभी छोटी मोटी वैल्यूज पता होनी चाहिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 इंटू 10⁻³ ठीक है। ये होता है 1.67 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज है। प्लांक्स कांस्टेंट होता है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। रेडबर्ग कांस्टेंट है, ये अलग अलग होता है, आर एच बोलते हैं जिसको। ये होता है 2.18 इंटू 10⁻18। ये होता है 6.022 इंटू 10⁻23 प्लस 20। ठीक है, ये वैल्यूज ज़रूरी है आपको क्योंकि अभी यूज़ होने वाली। तो प्लांक्स कांस्टेंट को हम एच से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एच। एच म्यू पता है, एच म्यू, एच सी बाय लेमडा, तो वो सब इसमें आने वाला है। ओके, अभी मुझे आपको क्लियर करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो उसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट क्या है। स्पेक्ट्रम, ठीक है। पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में देख लेते हैं। ये आपको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इमेज प्रॉपर नहीं है, ये सही है। कैसे पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा? देखो, लाइव एग्जाम्पल करोगे तो एग्ज़ाम में अगर आया भी तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं पर हम समझ ही नहीं पाते हो किस में आ रहा है, क्या आ रहा है। ठीक है, तो सबसे मेन ये स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसमें इसका रेस भी है ना एक, वो ग्राफ भी बता देता हूँ। आई थिंक दिया होगा इसमें अलग से वो ग्राफ भी। हम्म, मैंने ओपन कुछ और ही किया था ये। कि हम खुद भी बना लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मुझे सिर्फ वो ठीक है जाने दो, ओपन बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें देखो ये एक्स, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ये इधर बुक में दिया है ना वो एक ऐसा वाला डायग्राम है बुक में। ये देखो ऐसा है, फिर ऐसा है, और फिर ऐसा है। ओके, ये तो यहाँ जैसे ये मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, पता है आपको? आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। नहीं था ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, भूल गए? मराठी में थे क्या? हाँ, तो वो एक था ना, कैसे बताऊँ, इलेक्ट्रिक मोटर, मोटर इलेक्ट्रिक जनरेटर, उसमें ये कॉन्सेप्ट लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तब जाके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होगी, वो भी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ऐसे। याद है? तो ये वाला था कॉन्सेप्ट उसमें, आपको मराठी था ना, इसके लिए।
मराठी वालों को तो बहुत डिफिकल्ट होता हो आप बहुत बड़ी बात है आपको इतना परसेंटेज आया, मतलब लिटरली मैं शौक हूँ कि इतना आया, वो बहुत ही बड़ी बात है। मराठी वाले स्टूडेंट मैंने रेयर देखे हैं जो 80 प्लस क्रॉस कर जाते हैं। आपके पहचान में कोई है जो मराठी वाले इतना स्कोर कर गए? नहीं है, कोई नहीं है। मैंने मेरी भी पहचान में भी नहीं है जिन्होंने मराठी 10th में था और 81 स्कोर लाया हो। आप पहले स्टूडेंट देखा है मैंने। समित सर के भी कांटेक्ट में कोई नहीं होंगे जिनको इतना परसेंटेज आया है। ओके, ये यहाँ पर ऐसा ग्राफ में आप देखोगे तो ऐसा मिल जाएगा आपको, ऐसा कुछ वेव्स होती है ये। वो पत्ती दिख रही होगी आपको, लेकिन वो ऐसा वेव्स है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब आपस में मिल जाती है, जैसे ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस में ये दोनों मर्ज हो जाएगी। द इलेक्ट्रिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड these both are परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, नाम से पता चल रहा है, वेव्स। ठीक है, द ऑसिलेटिंग वेव्स, द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू form they are perpendicular to each other and they will form these magnetic field and electric field will form the electromagnetic waves which is also perpendicular। ये भी आपस में परपेंडिकुलर होता है। समझ में आया? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है, समझ में आया? ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से बनती है। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये कैसे वर्क करती है वो समझो। अभी जितने भी हमारे आसपास जितनी एक्टिविटीज़ हो रही है, या आपके आसपास जितना भी कुछ हो रहा है, इधर आपको जो भी दिखाई दे रहा है, कलर वगैरह किसी चीज़ का, वो सब कुछ डिपेंड करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर। अभी जैसे मैंने ये ग्रीन कलर का कपड़ा पहना है, ठीक है, आपके कपड़े का कलर, फिर ये इधर आपको कलर दिखाई दे रहे हैं, फिर ये इसका कलर देखो, इस फैन का कलर देखो, तो ये जितना भी आसपास कलरफुल चीज़ें दिख रही है या कुछ चीज़ें नहीं दिख रही है हमको, तो जैसे हमारे आसपास यूवी रेज है सनलाइट की वजह से, तो यूवी रेज है, इंफ्रा रेज है हमारे आसपास एक्स रे या बाकी रेज भी होगी, रेडियो वेव्स है हमारे आसपास। अभी फ़ोन वगैरह आसपास है तो रेडियो वेव्स भी हमारे आसपास है। तो बेसिकली अभी इसमें कॉन्सेप्ट देखो कि कैसे वर्क करती है। अभी जैसे मान लो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से, लेकिन ये समझाने से पहले मैं एक और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना चाहता हूँ। वो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का, उसके बाद ये समझेंगे हम। तो यहीं पे बता देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता क्या है पहले वो समझो। अब मान लो हमारे पास दो दो एनर्जी लेवल्स है, E1 एंड E2। हमारे पास क्या है, दो एनर्जी लेवल्स है। एक ग्राउंड स्टेट है, आपको ये पता होगा ग्राउंड स्टेट क्या होती है, जिसको बोला जाता है लोअर स्टेशनरी स्टेट। पढ़ा है ये, स्टेशनरी स्टेट, एंड दिस इज एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड वो देख लेना आप, स्टेट, एंड इट इज आल्सो नोन एज हायर स्टेशनरी स्टेट। ओके, क्लियर है? ओके, होता क्या है कि जब एक फोटोन आता है इधर से, एच म्यू, इसको बोलते हैं हम क्या, फोटोन। तो जब फोटोन आता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करता है, इट विल एब्जॉर्ब सब एनर्जी। द इलेक्ट्रॉन विल एब्जॉर्ब द एनर्जी, वो क्या करेगा, यहाँ से एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को। तो एनर्जी जब एब्जॉर्ब करेगा तो उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। आई होप समझ में आ गया। व्हेन इलेक्ट्रॉन विल एब्जॉर्ब द अमाउंट ऑफ फोटोन एंड इट विल जंप फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, इट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। समझ में आया? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा किसको बोला जाता है, जब इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को कैप्चर करता है, एब्जॉर्ब करता है, और वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ से एक्साइटेड स्टेट में ध्यान से समझना, जब ये ऊपर जा रहा है तो सबसे पहले यहाँ पर इसी के बीच में, यहाँ इसी के बीच में ये कौन से पार्टिकल्स है, गामा और अल्फा। अल्फा है क्या इसमें, बीटा भी नहीं है ना, तो यहाँ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल रिलीज हो जाते हैं इसी के बीच में जब ये ऊपर जा रहा होता है।
और ऊपर जब जाता है तो रेस्ट करने के लिए वो रुकता है, उसको हम यहाँ पर इसको बोलते हैं मेटास्टेबल स्टेट। तो यहाँ कौन सा पार्टिकल रिलीज होता है? गामा। यहाँ कौन सा पार्टिकल रिलीज होता है? गामा। यहाँ अल्फा बीटा दोनों यहाँ रिलीज होते हैं, यहाँ गामा पार्टिकल रिलीज होता है, जिसको बोलते हैं मेटास्टेबल स्टेट। इसको क्या बोला जाता है? यहाँ पर कौन सी स्टेज आ गई? मेटा स्टेबल स्टेट, जहां पर कुछ टाइम के लिए, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के लिए वो रुकता है। जैसे बॉल को ऊपर फेंकोगे तो कुछ टाइम के लिए वो रुकेगी, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के लिए, उसके बाद वो वापस नीचे गिरती है ऐसे। जब गिरेगा वो नीचे तो सबसे पहले आएगा गामा रे आ गया, उसके बाद कौन आ रहा है? ऐसे ऐसे सीक्वेंस ले लो, फिर आएगा एक्सरे। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्पेक्ट्रम शुरू होता है, मैं अभी बता देता हूँ। उस स्पेक्ट्रम में स्टार्ट किया जाता है एक्सरे से। गामा रे तो ऑलरेडी मैंने लिख दिया ऊपर, ये एक्सरे। ओके, अब लेकिन यहाँ पर जो फोटोन है वो दो रिलीज होते हैं, एक और दो। यहाँ एक होगा तो यहाँ दो, यहाँ दो होंगे तो यहाँ चार, यहाँ चार होंगे तो यहाँ आठ, जैसे डबल होते हैं। तो ये जो फोटोन है वो नीचे गिरने के टाइम इमिट होते हैं। क्या होते हैं? इमिट। फोटोन्स इमिट होते हैं, उसको बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा। समझ में आया? इसको, ये जब एब्जॉर्ब हो रहे थे तो उसको बोलते थे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, और जब इमिट होते हैं तो उसको बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा। समझ में आया इमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है? इमिशन स्पेक्ट्रा में अभी इतनी सारी चीज़ें रिलीज होती है जिनको हम बोलते हैं, और इमिशन स्पेक्ट्रा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिलीज होती है। समझ में आया? तो हमारे आसपास जितनी भी एक्टिविटी हो रही है ये सारे इमिशन स्पेक्ट्रा की एक्टिविटीज़ है। हमारे आसपास जितने भी है, अगर ये नहीं ना तो दुनिया नहीं है। इसके बिना दुनिया नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बिना हम कोई भी वर्क नहीं कर सकते। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, अगर इमिशन स्पेक्ट्रा नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि विदाउट इसके इमिशन और ये जो प्रोसेस है इसके थ्रू ही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा तो बाकी चीज़ें भी नहीं चलेगी। ये सब आया समझ में? तो जो एक्सरे है, सबसे पहले एक्सरे मशीन के अंदर कुछ रेज रिलीज की जाती है। जो एक्सरे मशीनें बनाई जाती है ना, देखा होगा आपने, आप करवाने जाते होंगे कभी एक्सरे, तो वहाँ पर एक्सरे मशीन होती है। तो वो आपके बॉडी के अंदर अगर सपोज कोई भी फ्रैक्चर है तो उसका पता लगा लेती है एक्सरे मशीन। पता है आपको कैसे पता लगाती है? उसमें आपको एक चैम्बर में लेके जाया जाता है, उस चैम्बर में बिठाते हैं वो, और कोई लोहे की चीज़ रहेगी तो उसको साइड कर देते हैं, एंड फिर उसके बाद फिर वो स्कैन करते हैं। फिर हड्डी, आपकी हड्डियों में कहीं पे चोट आई है तो वो पता चल जाता है। तो बेसिकली जो एक्सरे है उसका रेंज होता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, दो दो लिखा हुआ है। हाँ, ये जो रेंज है ना, ये वेवलेंथ का रेंज है। तो वेवलेंथ का रेंज देखना है हमें, कितना रेंज है? 10⁻⁻10। और वही अगर आप निकालोगे इसका, क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी का, तो फ्रीक्वेंसी का रेंज ये होगा। ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी है, एक वेवलेंथ है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। समझ में आया? तो यहाँ इमिशन स्पेक्ट्रा के टाइम यहाँ रिलीज होता है एक फोटोन। क्या रिलीज होता है? दो फोटोन रिलीज होते हैं। तो फोटोन क्या होता है? hc/λ। फोटोन क्या होता है? hc/λ। अब इसमें क्या क्या है? दिस इज कॉल्ड प्लांक्स कांस्टेंट। तो यहाँ पर ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे? प्लांक्स कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलेंगे? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। और इसको क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। समझ में आया? सो व्हेन इट इमिट्स सम लाइट in the form of photon, it releases some wavelength। wavelength of light कुछ release होगी कि नहीं? So according to the wavelength we can consider different spectrum, different type of rays like X-ray, ultraviolet rays, infrared, microwave, radio waves। अब मैं एक एक करके बताता हूँ। यहाँ पर अलग अलग टाइप के जो ये वेवलेंथ होगी, जब इमिशन होगा तो अलग अलग रेंज में वेवलेंथ आएगी। जैसे इस रेंज में आया तो वो एक्सरे मशीन के अंदर जाएगा, इस रेंज में आया तो वो यूवी रेज के अंदर जाएगा, मतलब सनलाइट में से जो रेज आ रही है।
इस रेंज में आया तो इंफ्रारेज में आएगा, लेकिन इन दोनों के बीच में आया तो विजिबल होगा। मतलब 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर ये होता है विजिबल रेंज। तो अगर मान लो इसके बीच में अगर आ रहा है वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो आपको वो चीज़ें कलरफुल दिखेगी। अभी आपके आसपास जो चीज़ों को नहीं देख पा रहे हो आप, जैसे आपके आसपास बहुत सारी रेज है, बहुत सारी है इधर आसपास, इसकी रेज भी आ रही है मेरे ऊपर, इसमें से रेडिएशन निकल रही है, पता है आपको? उस फ़ोन में से रेडिएशन निकल रही है, इनमें से रेडिएशन निकल रही है, लेकिन वो हमें नहीं दिख रही है। इनमें से हीट वेव्स निकल रही है, लेकिन वो भी हमें नहीं दिख रही है। तो वो बेसिकली वो इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि उस रेंज में आ ही नहीं रही है विजिबल रीजन में। हमारी आंखें जो देख सकती है वो सिर्फ विजिबल रीजन वाली चीज़ें देख सकती है। तो ये वेवलेंथ यहाँ पर होती है 750 और यहाँ होती है 400। अगर मान लो अभी जैसे मान लो मेरा ग्रीन कलर का ये है कपड़ा, तो इसका मतलब मेरा कुछ 600 या समथिंग वेवलेंथ का रीजन होगा यहाँ पे। आपका रेड कलर में है तो आपका 750 नैनोमीटर होगा। समझ में आया? तो ये एक रेंज होती है किसकी? विजिबल लाइट की। समझ में आया? उसके बाद इंफ्रारे का भी एक पर्टिकुलर एक बात याद रखनी पड़ेगी आपको कि इन सब की जो रेंज है वो आपको लर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि नीट में आने के चांसेस होते हैं, इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भी क्वेश्चन आता है, लेकिन यहाँ से आता है। समझ में आया? फिर माइक्रोवेव। अब माइक्रोवेव आपने देखा होगा बहुत से घरों में होता है खाना गर्म करने के लिए। क्या कैसे काम करता है आपको पता है? उसका कुछ यूज़ पता है कैसे वर्क करता है वो? हीट वेव्स निकलती है, पक्का नहीं मालूम है इसका मतलब? आप चूल्हे पे गर्म कर सकते हैं फिर तो। नहीं, चूल्हे में और उसमें क्या डिफरेंस है वो मैं पूछ रहा हूँ। माइक्रोवेव में क्या डिफरेंस है? माइक्रोवेव में देखा है आपने कभी कि कौन सा बर्तन डाला जाता है उसके अंदर? हाँ हाँ, आपके यहाँ नहीं है, पर आपको मतलब थोड़ा नॉलेज तो पता होना चाहिए कि माइक्रोवेव में एक्चुअली होता क्या है। उसमें स्टील के बर्तन नहीं रख सकते ना, उसमें एल्यूमिनियम रख सकते हैं। एल्यूमिनियम रखेंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा। अब सोच रहे हो एल्यूमिनियम का बर्तन हम खाना बनाने के लिए गैस पे यूज़ करते हैं, लेकिन माइक्रोवेव में नहीं रख सकते, उसमें प्लास्टिक के बर्तन रखते हैं। अब आप सोच रहे हो गर्म किया हुआ चीज़ प्लास्टिक का क्यों रखेंगे अंदर? तो प्लास्टिक इसलिए रखते हैं क्योंकि वो पानी को गर्म करता है। वाटर मॉलिक्यूल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स उसको वो फ्रिक्शन में लेके आता है। तो उसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं माइक्रोवेव की वजह से वो वेव सारी पानी के ऊपर गिरती है, तो जो उस सब्जी के अंदर पानी होगा वो गर्म होगा। समझ में आया? उसके अंदर अगर किसी चीज़ में पानी नहीं है तो वो गर्म नहीं होगा। समझ पा रहे हो? प्लास्टिक गर्म नहीं होती है, मैं लिख के देता हूँ, प्लास्टिक गर्म नहीं होगी। भले उसमें आप सिर्फ प्लास्टिक रखोगे ना, गर्म नहीं होगा, वो ठंडा का ठंडा ही रहेगा। लेकिन उसमें पानी भर के प्लास्टिक डाल दिया तो वो गर्म हो जाएगा प्लास्टिक। फिर आपको लगेगा अरे वो तो पानी वो पानी गर्म हुआ था, लेकिन आपको लगेगा वो प्लास्टिक भी गर्म हो गया है ऐसा। तो एक्चुअली माइक्रोवेव क्या करती है, वो जो वेव्स होती है वो वाटर के साथ रिएक्शन करती है। आया समझ में? तो माइक्रोवेव्स का रेंज ये है। फिर उसके बाद नेक्स्ट रेडियो वेव्स में आएगा FM AM। ये पता है क्या होता है FM और AM? हाँ, FM AM मतलब एम्पलीट्यूड। इसके बारे में सुना है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और ये FM होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ओके। अब इसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मतलब एम्पलीफाइड म्यूजिक, मतलब जब भी म्यूजिक का बेस ज़्यादा होगा तो उस केस में वो एम्पलीफाइड म्यूजिक कहलाएगा। उसको हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलते हैं, मतलब AM बोलते हैं उसको। AM कहाँ यूज़ होता है? ज़्यादातर डीजे वगैरह जो जितने भी होते हैं, तो उन डीजे वगैरह में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यूज़ होता है। तो जब रेडियो वेव्स निकलती है तो डीजे में, अगर डीजे वाले में AM निकलता है, और जो FM है, FM निकलता है एक फ्रिक्वेंसी से। मतलब जैसे अभी मान लो ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन है, 92.5 वो है ना, चैनल्स होते हैं रेडियो के। तो वो क्या करते हैं, एक फ्रीक्वेंसी से ट्रांसमिशन करते हैं। अगर दिल्ली से किया ट्रांसमिशन, तो अगर हमें वो ट्रांसमिशन को कैच करना है तो
तो हमें उस फ्रीक्वेंसी पे उस रेडियो को घुमाना पड़ेगा, फिर वो फ्रीक्वेंसी मैच होगी दोनों की तो गाना सुनाई देना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एफएम। तो उस एफएम को हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बोलते हैं। आपको शायद अभी तक पता नहीं होगा कि ये एफएम क्या चीज़ है, अभी मालूम पड़ा होगा ना, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी में कुछ मॉड्यूलेशन किया जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं रेडियो स्टेशन पे, वो आगे पीछे फ्रीक्वेंसी को करके एक फ्रीक्वेंसी से सेट करते हैं। तो कभी भी ध्यान रखना, एफएम के अंदर चैनल के नाम नहीं होते, जैसे स्टार प्लस या फिर कलर्स, ऐसा नहीं होता है ना, उसमें एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो उनको मालूम है कि अगर मैं स्टार प्लस बोलूँगा तो वो फिर वो कौन से फ्रीक्वेंसी पे सेट करेंगे, सुनने वाले उसको एक फ्रीक्वेंसी पे सेट करेंगे, तभी जाके वो मतलब वो बोलेंगे एक है 105 102.5 ऐसा सब एफएम, या 92.5 ऐसा ही होता है ना। तो अभी हमारे पेरेंट्स को नहीं पता है कि वो क्या चीज़ है, 92.5 क्या है, 105 102.5 क्या है, या 89 फ्रीक्वेंसी क्या है। तो उस फ्रीक्वेंसी पे एक्चुअली वो जो जितने भी चैनल्स है, रेडियो मिर्ची या जो भी है, वो चैनल्स वहाँ से कास्ट ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो ब्रॉडकास्टिंग में वो एक फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं वहाँ से, फिर उस फ्रीक्वेंसी को जब हम मैच करेंगे तो हमें गाना सुनाई देना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे वे वर्क करते हैं, लेकिन इट इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। समझ में आया? तो साइंस इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उसके एटम के बारे में पढ़ना है, ये एटम, ये सारा एटम है, ये सब एटम, ये भी एटम है, ये भी एटम है, ये भी एटम है, ये सब एटम है जितना भी हम पढ़ रहे हैं। इसमें कुछ डाउट है आपको? देख लो एक बार, 1 मिनट मुझे दे दो, अब थोड़ा इसको देखो। सॉरी।